guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on hospital formulary. The example of a formulary, how you can make a hospital formulary. So my previous video on content of formulary, you can check the link in the description box, or you can click on the I button also. सो हम लोग बात करते हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में जो एग्जांपल्स एक ले लेते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सारे कंटेंट के बारे में बताया था कि आपको क्या क्या कंटेंट इंक्लूड होना चाहिए एक हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में। तो उसका एक एग्जांपल है, दैट इज़ आइसोनियाज़िड। सो उसका जो केमिकल नेम होता है उसको बोलते हैं आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। तो जो आइसोनियाज़िड है बेसिकली आपकी एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, और ऑलमोस्ट जितने भी एंटी ट्यूबरकुलर रेजिमेन अगर फॉलो करते हो तो एक असेंशियल कंपोनेंट है जो कि सारे पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, या उनके जो बेसिलाई रहते हैं वो रेजिस्टेंट रहते हैं आइसोनियाज़िड को लेके, तो उन पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब नहीं करी जाती है। और ये एक तरीके से जो ट्यूबरकुलोसाइडल ड्रग है, प्राइमरी यूज़ करी जाने वाली ट्यूबरकुलोसाइडल ड्रग है, ट्यूबरकुलोसिस को मतलब मार देती है, एक तरीके से किल कर देती है। तो जितने भी फास्ट मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको वो रैपिडली किल करती है, लेकिन जो शांत बैठे हुए दैट इज़ द क्यूसेंट वन जो रहते हैं उनको सिर्फ इनहिबिट करवाती है। सो ये एक्स्ट्रा सेलुलरी भी वर्क करती है एज वेल एज इंट्रा सेलुलरी भी वर्क करती है। सो इट इज़ आप कह सकते हैं कि इक्वली आपके जो भी एसिडिक मीडियम हो गया या अल्कलाइन मीडियम हो गया, तो दोनों ही मीडियम में ये एक्टिव रहती है। सो और एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट बोला जाए तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। सो मोस्ट टिपिकल माइकोबैक्टीरिया आर नॉट इनिबिटेड बाय आइसोनियाज़िड। अगर बहुत ज़्यादा अगर टिपिकल माइकोबैक्टीरियाज है तो वो किल नहीं करती है आइसोनियाज़िड, बाकी जितने भी हैं उनको आसानी से किल कर देती है। तो आइसोनियाज़िड इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर एम ट्यूबरकुलोसिस, बट इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट द एम लेप्राइमरियम ऑफ 200 to 300 mg पर डे ऑरल। अगर प्रिपरेशन आप देते हो तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई को भी ये किल करने के लिए कर सकती है। और एक तरीके से बोला जाए तो दैट इज़ पोटेंट एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। तो ये इजीली आपके जितने भी लिपॉइडल टिश्यूज़ रहते हैं तो उनको इजीली पेनिट्रेट कर जाती है, और आपके जितना भी बॉडी फ्लूइड्स या ऑर्गन्स है उसमें भी रेडिली डिफ्यूज़ कर जाती है, क्योंकि ये कैसी है आपकी लिपॉइडल है, ये भी लिपोफिलिक होती है नेचर में, तो ईज़िली कर जाती है पेनिट्रेट। ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू भी इजीली पास कर देती है। और ये आपका जितने भी फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस हैं उनको भी इनहिबिट करने के काम में आते हैं। तो जितने भी आपके एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं तो उनकी सेल मेम्ब्रेन को इजीली डैमेज कर सकती है। इट इज़ ऑल्सो इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड विच आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, ऑल्सो द सेल वॉल इंटीग्रिटी इज़ डैमेज। तो माइकोलिक एसिड के भी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है इजीली। माइकोलिक एसिड इज़ प्रेजेंट ओनली इन द माइकोबैक्टीरिया। सो जितने भी माइकोबैक्टीरियाज रहते हैं उनको किल करने के लिए हेल्पफुल रहती है आइसोनियाज़िड। और इट ऑल्सो इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, परहैप्स इट बिकम्स एक्टिव आफ्टर चिलेटिंग अ मेटल, और परहैप्स द ड्रग इज़ ऑक्सीडाइज टू एन एक्टिव प्रोडक्ट। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहिबिट करवाती है, लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि ये ऑक्सीडाइज होने के बाद में या चिलेटिंग मैटर के साथ में एक्टिव होने के बाद में एक एक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सो इट ऑल्सो अफेक्ट द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई जितने भी रहते हैं उनके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को भी अफेक्ट करती है। इट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक। अगर आप 0.02 mg पर ml देते हो तो बैक्टीरियोस्टैटिक है, मतलब कि इनहिबिट करेगा बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करवाना, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैटिक। एंड साइडल मीन्स टू किल द बैक्टीरिया। और अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में आप देते हो तो ये जितने भी बैक्टीरियाज रहते हैं उनको किल कर देता है। इट एक्ट ऑन इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेयर स्ट्रेप्टोमाइसिन फेल्स। तो जहाँ पर आप स्ट्रेप्टोमाइसिन को नहीं दे सकते बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक
तो वहाँ पर आप आइसोनियाज़िड दे सकते हो, क्योंकि वो इंट्रा सेलुलरली भी ऑर्गेनिजम्स के वर्क करती है। आइसोनियाज़िड जो रहती है आपके इंट्रा सेलुलरली पेनिट्रेट कर जाती है, इजीली डिफ्यूज़ हो जाती है माइक्रोफेजेस में एंड नेक्रोटिक सेंटर्स में, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके। तो यूज़फुल इन ऑल टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इसी वजह से ये हर एक टाइप के ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ होता है। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं, तो फॉर्मूलरी में आपको ये सारी मतलब कि उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी देनी रहती है, प्लस उसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी। दैट इज़ द जो आइसोनियाज़िड होता है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है ऑरली जब आप देते हो तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, और सारे जो बॉडी टिश्यूज़ है उसमें ईजिली पेनिट्रेट कर जाता है, लाइक द ट्यूबरकुलर एक्टिविटीज़, प्लेसेंटा एंड मेनिंजेस में भी ईजिली ये पेनिट्रेट कर सकता है। फिर ये इजीली आपके जो लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाता है, विच इज़ इम्पोर्टेंट पाथवे बीइंग एसिटाइलेशन मेटाबॉलिज्म आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अगर फास्ट एसिटाइलेटर्स हैं जैसे कि इंडियंस में होता है, दैट इज़ 30 to 40%, तो इसका जो टी हाफ रहता है आइसोनियाज़िड का वो 1 आवर ही रहता है। और अगर स्लो एसिटाइलेटर्स हैं जैसे कि 60 to 70% इंडियंस जो रहते हैं उसमें स्लो एसिटाइलेटर्स वर्क करता है, तो टी हाफ जो रहता है वो आइसोनियाज़िड का 3 आवर्स है। सो द प्रपोर्शन ऑफ द फास्ट एंड स्लो एसिटाइलेटर्स डिफर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि अलग अलग इंडियंस के बेसिस पे ये वर्क करता है कि वो कैसे हो उस केस में फास्ट मतलब कि जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है फास्ट एसिटाइलेशन के थ्रू हो रहा है या स्लो एसिटाइलेशन के थ्रू हो रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टी हाफ उसका कितना है। सो द स्टेटस एसिटाइलेटेड स्टेटस डज नॉट मैटर इफ़ INH इज़ टेकन डेली। तो जो मतलब स्लो एसिटाइलेशन या फास्ट एसिटाइलेशन है, तो INH अगर आप डेली ले रहे हो तो एसिटाइलेटर्स जो रहता है वो इतना अफेक्ट नहीं करता है। बट अगर आप बाई वीकली रेजिमेंट को फॉलो कर रहे हो तो फास्ट एसिटाइलेशन होने के चांसेस जो रहते हैं बहुत ही कम रहते हैं। पेरिफेरल न्यूट्रेसिस अपीयर्स टू बी मोर कॉमन इन स्लो एसिटाइलेटर्स। तो अगर आप स्लो एसिटाइलेशन अगर हो रहा है तो आपको पेरिफेरल न्यूट्रेसिस होने के चांसेस होंगे, मतलब कि पेरिफेरल जितनी भी नर्व्स वगैरह हैं तो उनको डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रैक्शन कि किसके साथ में इंट्रैक्शन करता है। तो जो भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप देते हो तो आइसोनियाज़िड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इनहिबिट हो जाता है, और आइसोनियाज़िड इनहिबिट कर देता है फिनोटोइन, कार्बामाज़ेपिन, डायज़ापाम एंड वारफरिन मेटाबॉलिज्म को, मे राइज देयर ब्लड लेवल। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके साथ में भी आप इसको नहीं दे सकते हो। उसके बाद में जो आइसोनियाज़िड रहता है वो आपके एपेटाइट को भी स्टिमुलेट करता है, और इसके बाद में देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है आपको। फिर इम्प्रूवमेंट इन द टेम्परेचर कर्व, सेप्टम कन्वर्जन अकर्स, एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड अलोन बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ द बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, इस वजह से इसको अलोन यूज़ नहीं करते हैं, कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। Then the resistant organisms lose catalysis and are less virulent. When used alone, resistance develop in 5 months. अगर आप उसको अलोन ही अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हो आइसोनियाज़िड को तो रेजिस्टेंस बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, 5 मंथ्स के अराउंड ही रेजिस्टेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर रेजिस्टेंट हो गया तो ऑब्वियस बात है कि रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो रहेंगे तो उस पर जो ड्रग का इफेक्ट होगा बहुत ही कम होगा, लिटिल होगा। अब टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, तो ये सारा आपका फॉर्मूलरी में आपको इंक्लूड करना होता है। सारी जो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में इंक्लूड करनी होती है, ताकि कि आपको पूरी ड्रग की इन्फॉर्मेशन रहे और आप ठीक तरीके से किसी भी पेशेंट को ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सको। सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉक्सिसिटी ऑफ आइसोनियाज़िड। सो आइसोनियाज़िड बेसिकली जो रहता है आपके CNS को स्टिमुलेट कर देता है, तो आपको इंसोमिया, डिजीनेस, वर्टिगो, साइकोटिक बिहेवियर, इनकोऑर्डिनेशन, कन्वर्जेंस या ऑप्टिक न्यूरोसिस या हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं। फिर आपके स्किन रैशेस वगैरह भी होने के चांसेस होते हैं, कभी कभी इंटॉलरेंस अकर हो जाता है तो। और ये पेरिफेरल न्यूट्रेसिस एंड डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B6 भी कॉज करता है, जिसके कारण हेपेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं एज पर्सन में। फिर ये ग्लूटामिक एसिड को भी ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज को भी इनहिबिट करता है।
सो इट रिटार्ड्स जो भी आपके गाबा का फॉर्मेशन होता है तो वो रिटार्ड हो जाता है बेसिकली. सो आप कह सकते हो कि गाबा इज़ इनहिबिटरी ट्रांसमीटर इन द CNS. देन इट कैन रिजल्ट इन द कन्वर्जन्स. सो अगर आपको विटामिन B6 आप ले रहे हो तो उस टाइम पे आपको अवॉइड करना है. और बोथ पैरामीनो सैलिसिलिक एसिड और आइसोनियाजिड आर एसिटाइलेटेड. सो कंप्लीट फॉर एसिटाइजेशन ऑफ द एंजाइम पास देयरफॉर कैन मेंटेन अ हाई ब्लड लेवल ऑफ आइसोनियाजिड. तो दोनों के दोनों क्या करते हैं कि एसिटाइलेशन करवाते हैं. तो इसके कारण क्या होता है कि आइसोनियाजिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है ब्लड में. सो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों को साथ में ना दें. दैन कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर बात करें तो ये एपिलेप्सी कॉज करता है, सीवर रीनल डैमेज कॉज करता है. दैन रेट ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ आइसोनियाजिड डिपेंड ऑन द सिंगल जीन के ऊपर डिपेंड करता है. उसके बाद में जो भी पेशेंट होता है वो मे आइदर भी स्लो इनएक्टिवेटर और द रैपिड इनएक्टिवेटर दोनों हो सकता है. फिर स्लो इनएक्टिवेटर अगर हुआ तो ये बहुत ज़्यादा पेरिफेरल न्यूट्रोसिस से सफ़र करेगा पेशेंट. और प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन अगर लेस होता है फास्ट एसिटाइलेटर की कंडीशंस में. सो दिस इज़ द एग्जांपल how you can write it in a formulary. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.